नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र सहित पूरे देश की खबरों की, राजनीतिक खबरों पर। आज हम अलग अलग खबरों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं अनिल सत्ती जी तो हैं ही, साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी भी हैं। तो हम जो है अलग अलग विषयों पर हम कुछ लंबी बात करेंगे। बोर मत होइएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा। हम नहीं करेंगे, बोर नहीं होगा ऐसा बोलने से फायदा नहीं है। हम तो बोर नहीं करेंगे, गारंटी है। मानसून भी शुरू हो गई है मुंबई में, मतलब 20 तारीख से जिस तरह से भविष्यवाणी की गई थी, तो आज 20 तारीख से जो है मानसून भी शुरू हो गई है। मानसून से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां भी शुरू हो गई है। तो हम अलग अलग विषयों, राजनीति के साथ साथ जो है लोगों की आम विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आज का विषय है कि कल जो है दोनों शिवसेना का कल जो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही रहा और देखा जाए तो वो अपना जो ये स्थापना दिवस मना रहे थे दोनों ही। यानी कि 58 साल पहले जो शिवसेना शुरू हुई थी उसकी स्थापना दिवस, और शिंदे साहब ने भी अपना स्थापना दिवस कल ही मनाया। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब किए हैं। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे। सबसे पहले हम सत्ते साहब से ही जान लेंगे कि पहले सूर्य प्रकाश डालेंगे। अच्छा, तो सूर्य प्रकाश जी से ही जानेंगे कि जो दोनों शिवसेना आज आज महाराष्ट्र की जो स्थिति बनी हुई है, दो शिवसेना है, दो एनसीपी है, और साथ में महायुति, तो मतलब महायुति एक तरफ है, महाविकास आघाड़ी एक तरफ है, और चुनाव परिणाम का भी रिजल्ट सामने है, आ गया है। उसके बाद विधानसभा की तैयारी भी है। तो इस सब देखते हुए जो शिवसेना विरुद्ध शिवसेना जो कल स्थापना दिवस पर जो बहस हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मिश्रा जी, आपसे पहला सवाल यही है कि शिंदे साहब और उद्धव जी कल दोनों अलग अलग सभा लिए और दोनों एक दूसरे पर बरसे हुए हैं। तो इसका क्या लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है, इसका कि उनको ही फायदा? दोनों में से किसका? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहूँगा, ये सभी लोग जानते हैं, थत्ते साहब तो हमारे बहुत बड़े एक समालोचक कहिए या विद्वान हैं, राजनीति के दशा दिशा वो समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये है कि लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ। ये लोकसभा चुनाव को 3 महीने बाद ही अगला विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र का। ये इसको महाराष्ट्र विधानसभा का जो है लोकसभा चुनाव मेरे हिसाब से एक तरह का सेमीफाइनल था। अब फाइनल में जाने की तैयारी इनकी है, और ये फाइनल किस तरह से खेला जाएगा इसका जो नज़ारा जो है अब दिखाई देने लगा है। तो इस फाइनल को लेकर जो लोगों के मन में उत्कंठा है, या अभी हाल फिलहाल की बात, अब इससे बीजेपी को भी जोड़ देते हैं। हालांकि बीजेपी अभी भी अपने हार के सदमे से उबर नहीं पाई है, लेकिन ये जो शिवसेना है, अब मौका भी है। आज देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी राज्याभिषेक भी मना रहे हैं जाके रायगढ़ पे। इतनी बरसात है, इतनी हवा है, इतना तूफान है, इसके बावजूद भी हजारों लोगों के साथ वो पहुंचे हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि दोनों ने कमर कस ली है। उधर उद्धव जी ने भी कमर कसी हुई है, क्योंकि उद्धव जी के लिए भी एक राजनीति में जीवन मरण का प्रश्न है, और उसी तरह एकनाथ शिंदे जी का भी आगामी राजनीतिक भविष्य ये 2-3 महीने में तय होने वाला है। तो इसे देखते हुए जिस तरीके से देखा आपने, दोनों ने कल, एक ने सम्मुखानंद हॉल में उन्होंने वो अपनी गरज बरस के साथ, आज आसमान भी गरज बरस रहा है उसी तरह, तो उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे जी की, चूंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं देखता हूं उनको महायुति में बीजेपी को साथ में लेकर चलना है, अजीत पवार जी को भी साथ में लेकर चलना है, और सरकार का परफॉर्मेंस भी दिखाना है। बिल्कुल। और उस तरीके जो भी कुछ रिस्पांस, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर इस समय है तो माननीय एकनाथ शिंदे जी के ऊपर है। अब इस पर थत्ते साहब बहुत अच्छे तरह से प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है ये उनके लिए बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से इम्तहान का विषय है। लोकसभा का इम्तहान बीत चुका है, सभी जानते हैं। उस पर भी उन्होंने यही कहा कि भाई हमारा परफॉर्मेंस उनसे अच्छा रहा है। दोनों एक दूसरे पर कुरघोड़ी जैसे कहते हैं ना, उसका प्रयास जोरदार चल रहा है। एक दूसरे से आगे निकलने की पूरी एकदम प्रतियोगिता सी चल रही है। अब शिव सैनिक हो या महाराष्ट्र की आम जनता हो, अब इन दोनों को किस तरह से लेती है ये तो विधानसभा चुनाव आते आते तो बता देगी जनता। लेकिन इस समय दोनों का जो एक द्वंद्व है ना, वो महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव लाने की दिशा में बहुत कारगर साबित होने वाला है। सर, आपसे सवाल ये है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि शिंदे साहब के ऊपर बहुत लोड है,
और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और विधानसभा मुझे चुनाव ये के पूरे मुद्दा मेरे किसी भी इसमें मुलाकात में नहीं आया था जी कि शिंदे साहब के ऊपर डबल जिम्मेदारी है। जी उनको सरकार भी चलानी है, पार्टी भी चलानी है, और साथ में जो पार्टियां हैं उनको भी साथ में लेके चलना है। जी और साथ में जो है उसमें एक एक ऐसे स्वभाव और प्रकृति के लोग हैं कि जिनको संभालना वैसे भी मुश्किल है। एक तरफ राज ठाकरे, दूसरी तरफ अजित पवार, तीसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस। तो वो तीनों का एक शब्द में वर्णन किया जाए तो तीनों अहंकारी है। तो तीन अहंकार संभालना जी। और अपना आत्मसम्मान संभालना, जी ये कितनी बड़ी कसरत है, वो कर रहे। तो ये मिश्रा जी का मुझे मुद्दा बहुत ये हो गया। दूसरी बात ये है कि कल जो दो ये हुए सभाएं, तो उसमें मुझे लगा कि शिंदे साहब की सभा ज़्यादा डिसिप्लिन थी, ज़्यादा मुद्दे उन्होंने उठाए, उनके वक्ता भी जरा जोर से बोले और आत्मविश्वास से बोले, और उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा जो नेता है वो हमारी सुनेगा। उद्धव के इसमें प्रॉब्लम ऐसा होता है कि लोग बोलते जरूर है मगर उनको मालूम रहता है कि इनके कान बह रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो देखकर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते जी। और शिंदे साहब का ऐसा है कि वो देखते हैं, सुनते हैं और उसके बाद बोलते भी हैं, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं। ये वन वे ट्रैफिक है उद्धव का जी। तो उद्धव आया, उद्धव गया, ऐसा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वो उद्धव जाते समय कुछ देके भी नहीं जाता और लेके भी नहीं जाता है। एक नाथ जी लेके भी जाते हैं, देके भी जाते हैं, और लोगों को कोई मैसेज देते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए ताकत भी देते हैं जी। तो एकनाथ जी का ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। सर एक सवाल उन्होंने कल सभा में किया, लोगों से अपील की कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों ने वोटिंग किया और जिस तरह बहुत से लोगों का शिकायतें थी कि बहुत से लोगों का नाम गायब है, तो उन्होंने सीधा आह्वान किया कि आप जब लास्ट मोमेंट में अपना नाम चेक करते हो तो नाम नहीं रहता है, तो ऐसे में लोगों को पहले से तैयार होना चाहिए और वोटिंग लिस्ट में नाम डलवाना चाहिए और लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करना चाहिए। कल सबसे बड़ा आह्वान उन्होंने इसके किया। ऊपर 5 मिनट बोला है जी। कल के वीडियो में आप बोले हैं बिल्कुल। 5 मिनट कि भाई पहले रजिस्टर करो, पहले जाग जाओ, जी, बाद में अभी चेक करो, रोना धोना मत अभी चेक करो कि नाम है कि नहीं, अगर नहीं है तो पहले नाम डालने की शुरुआत करो। मगर एक है कि कल की जो दोनों की सभाएं मैंने टीवी पे देखी लाइव, तो ऐसा लगा कि ये सत्तारूढ़ पार्टी की सभा करके जो जलवा होना चाहिए वो एकनाथ जी शिंदे के इनमें था। वो एक तो डोम है, वो डोम भी बहुत बड़ा है। शर्मुखानंद हॉल की कैपेसिटी 3500 है और डोम की कैपेसिटी करीबन 10-15 हज़ार है। ओके। तो 10-15 हज़ार का डोम पूरा भरा हुआ था। इनके 3500 ही लोग थे, मतलब गिने चुने ही लोग थे, पदाधिकारी ही थे। वहाँ पे सामान्य कार्यकर्ता भी थे और उनमें जोश था कि भाई हमारा राज है और हमारा राज आएगा, इस तरह का एक उनका भावना थी। उसकी वजह से अच्छा लगा मुझे उनका मेलावा। मगर मैं मिश्रा जी को एक अलग सवाल पे लेके जाना चाहता हूँ कि अभी अभी हम बोल रहे थे कि एक एक गांव में ये तुम्हारे लू की वजह से बोलते हैं ना कि हजारों लोग मर रहे हैं। हाँ। सर कोरोना में जितने नहीं मरे उतने तो लू की वजह से मर रहे हैं। तो उसका इनके पास जो जोरा जो अभी बता रहे थे जरा वो धक्कादायक है क्या? कहाँ सरकार? बिल्कुल सर, उत्तर भारत में तो देखिए ये मौसम है, मौका है जो होता है, ये जून में इस तरह की तो लू चलती है और 45 से 50 गर्मी, डिग्री, हाँ 45 से 50 डिग्री तक, मतलब एक तरीके से आप देख लें, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इन स्थानों पे तो गर्मी, भीषण गर्मी पड़ती हर साल, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा पड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी कल की ही रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ अपने ज़िले की, जौनपुर ज़िला है, उत्तर प्रदेश का बड़ा ज़िला है, वहाँ राम घाट करके है, वहाँ मतलब वो जो जलाते हैं वो खुद आश्चर्यचकित थे, डोम राजा बोला जाता है उनको, वो खुद आश्चर्यचकित थे। 30 से 35 जो शव आते थे, एकाएक 150 से 250 शव उन्होंने कल जलाए हुए हैं। तो स्वाभाविक सा है, लेकिन मुझे इसमें कुछ लगता है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कोविड के बाद तो परिस्थितियां बहुत बदली हैं, प्रकृति भी काफ़ी बदली है और जो चीज़ें कुछ आरोप हैं उसमें पूरी सच्चाई कहाँ तक है मैं इस पर नहीं भाष्य करना चाहता, लेकिन ये है कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो घटी हुई है कि अचानक लोगों में इस तरीके का
ठंड में हमारे यहाँ यही होता है कि ठंड में वृद्ध लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है ठंड। यूपी की ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है उत्तर भारत की, जैसा आप जानते हैं। उसी तरह की ये गर्मी में इस तरह की घटनाएं कम घटती थी। इस साल जो है बहुत तेजी से गर्मी में इस तरह की घटनाएं घटी हैं। इसमें सरकार की एक तो जिम्मेदारी, तो सर सरकार के साथ लोगों की भी जिम्मेदारी। मैं एक आपकी जानकारी के लिए, बहुत अच्छा कहा आपने, सरकार के साथ साथ लोगों को। मैं एक वृद्ध महिला से पूछ रहा था, उस वृद्ध महिला ने क्या बताया गिरी जी, उसने कहा देखो बेटा, पानी हमको बाहर से इस समय, मतलब पानी का लेवल एकदम से नीचे गिर चुका है। तालाब लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। तालाब में कुछ पानी रहते थे, गांव के आसपास जब तालाब रहता था उसमें पानी रहते थे, वो पानी एकदम बिल्कुल कहाँ चले गए, सूख गए, पता नहीं। तालाबों पे अतिक्रमण पूरा हो चुका। उससे भी थोड़ी धरती नम रहती थी, उससे भी गर्मी में हमको राहत मिलती थी। पेड़ सारे कट चुके हैं। तो ये सारी चीजें सरकार को भी इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सरकार के साथ साथ हमारे समाज को भी उसकी उतनी जिम्मेदारी है कि भाई इस तरीके से न बढ़े। कच्चे मकान होते थे साहब, आप अभी चले जाएं यूपी में, कच्चे मकान खत्म हो चुके हैं, पूरे पक्के से, और गलियां तक अब सीमेंट कंक्रीट की होने लगी। कमीशनखोरी बढ़ गई है। आराम से पगडंडियां होती थी, ईंट की बनाई जाती थी, पूरी की पूरी एकदम सीमेंट कंक्रीट की बनाई जाने लगी। तो गर्मी और भी ज्यादा उठी है, और इसका असर लोगों की जीवनचर्या पर पड़ रहा है। फाइनल वही हुआ है, और इसका असर देख रहे हैं। इसको डॉक्टर भी समझ रहे हैं, इसको नेता भी समझ रहे हैं, इसको समाज के लोग भी समझ रहे हैं। अब तीनों को मिलकर इसका उपाय करना पड़ेगा कि भाई हमें किस दिशा में अब जाना है। पानी भी मैं देख रहा हूँ आज तो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति भवन में पानी नहीं है। जी सोचिए आप, ये क्या बात करेंगे। ये स्थिति पैदा हो चुकी है सर। मुंबई वाले बड़े खुशनसीब हैं। जी बिल्कुल खुशनसीब हैं। अभी भी महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ, बाप रे, गांव की हालत देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हम सच में कहाँ स्वर्ग में रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पानी की कोई ऐसी किल्लत नहीं है। वो 10% कम करते वो पता भी नहीं चलता अपने को। जी अपनी टाकियां भरी रहती है। तो सर बताइए कि जब भी चुनाव प्रचार होते हैं, जब भी ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं होती है, तो ज़्यादा करके लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर कभी जो है बेसिक समस्याओं के ऊपर कभी प्रकाश नहीं डाला जाता है, कभी उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। सिर्फ एक दूसरे पर एक पार्टी दूसरे पार्टी पे एलिगेशन करती है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। आपको क्या लगता है? सर, वो जिस प्रकार की सभा में इस प्रकार का डिस्कशन नहीं होता है जी। अगर आप पानी की किल्लत ये वो तो वहाँ बोलने लगे तो लोग उठ जाएंगे। लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं, लोगों को एलिगेशन में आप लड़ो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे गाली दो, वही लोग सुनना चाहिए। हाँ, वही तो राज ठाकरे की सभा में भाषण के लिए लोग क्यों जमा होते थे? क्योंकि वो गाली गलौज करते थे। जब से वो महायुति के साथ है, बाला साहब के साथ में भी तो वही होता था। हाँ, गाली गलौज किसको करेंगे अभी राज ठाकरे? तो उनकी सभा का पूरा ये टेम्पो निकल गया। ऐसा ही होता है। सरकार का प्रॉब्लम ये रहता है, सरकार गाली गलौज एक कम मर्यादा के पलटे जाके नहीं कर सकता है। विरोधी कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी का भाषण पूरा आप देखेंगे तो वो विकास योजना ये वो बोलते रहते हैं, तो पब्लिक पे वो असर आता नहीं इमोशनल। कभी एक आध दूसरी बात बोल दिए इमोशनल तो उसका आता है, मगर किसी को सुनना नहीं है कि सरकार ने क्या किया, जबकि उसका फायदा वो ले रहे हैं। उनको ये चाहिए कि इसको गाली दो उसको गाली दो तो तुम्हारा भाषण अच्छा होगा। मैं समाज भी इस पर एक चीज सर कहना चाहता था कि 10 सालों में निसंदेह मोदी जी ने बहुत विकास किया, या मोदी सरकार ने इन 10 साल, लेकिन जल जंगल जमीन बचाने की जो कवायद चलती थी वो है क्या? उस तरह के आंदोलन आपने देखे हैं क्या? ठीक है, मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था उस समय, जरूरत ठीक है, जो भी कुछ रहा हो। मेधा पाटकर जैसी या और भी बहुत सारे नेता या कार्यकर्ता, चिपको आंदोलन था जो, वो पैदा हुए क्या? अब मतलब एकदम दिशा ही बदल गई है और उसकी बहुत ज़रूरत है और सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत। हालांकि मोदी जी ने देखिए एक मीटिंग में कहा भी अपना प्रधानमंत्री की शपथ लेने के पहले कि भाई पेड़ अब लगाओ। पेड़ लगाने के बाद क्यों कर रहे हैं? ये वही अपने वन मंत्री मेरे ख्याल से मुनगंटीवार उन्होंने 3 करोड़ झाड़ लगाए। 3 लाख भी नहीं बचे। 3 लाख भी नहीं बचे।
अभी क्या बोले सर अब हम आते तो हैं लगाए किसके लिए? थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं विषय पे कि एक और खबर आई है नीट कि का परीक्षा नहीं, का नीट का थोड़ा। बाद में लेंगे। अभी एक नई खबर आई है कि बिहार में जो आरक्षण लागू की गई थी उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया है, और आरक्षण मुद्दे पर जो है महाराष्ट्र में भी बवाल मचा हुआ है। एक तरह से जो है ओबीसी अलग से बैठी हुई है धरने पे, और मनोज जरांगे का अलग चल रहा है। तो एक तरह से आरक्षण का जो मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट दूसरे रिजेक्ट करते जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं सर, इन्होंने पहले हम बैठने के पहले जो बात कही वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। नहीं, देखिए जो ये मामला है ये आज का तो नहीं है, ये काफ़ी समय से चल रहा है ये मामला, और इसको सभी जानते हैं, सारे विधिज्ञ जानते हैं। मैं तो कहता हूँ 2014 में जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इस तरह की व्यवस्था की थी, तो हो सकता है उन्हें भी पता होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। हाँ, वो हाईकोर्ट के लिए कर लिया, हाईकोर्ट के लिए और ऊपर उन्होंने, निकल अब गया। सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, इसमें भी कोई संदेह। लेकिन जो इस तरह से महाराष्ट्र में जो चल रहा है सर, ये मुझे लगता है पूरे देश में कहीं भी इस तरह का नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह ओबीसी और मराठा को आपस में लड़ाने की जो कोशिश की गई है, इसमें पीछे कौन है, किस तरह की राजनीति है, निस्संदेह राजनीति कौन है, इस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक मराठा समाज देखिए अपने आप में बहुत बड़ा समाज है, डोमिनेटिंग समाज है, उसका अपना योगदान रहा है। उसके साथ साथ पिछड़ा समाज भी, महाराष्ट्र का जो ओबीसी समाज है वो भी काफ़ी जागरूक, इसीलिए इसको पुरोगामी महाराष्ट्र की संज्ञा दी जाती थी। उत्तर प्रदेश जैसा, बिहार जैसी स्थिति महाराष्ट्र कभी नहीं रही सर। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जो है वो अपने अलग ही दिशा में चलता रहा, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था। लेकिन महाराष्ट्र की का जो सामाजिक सौहार्द जो था ना, वो एक अलग दिशा में थी। इसके लिए हमारे जो पुराने लीडर थे, स्वर्गीय यशवंतराव चौहान से लेकर और भी जो आगे आए वो भी, और उसके पहले भी जो संत परंपरा थी महाराष्ट्र की, वो उसके लिए बहुत ही एक तरीके से साबित हुई है। मतलब उसके सहयोग में या सामाजिक एकरूपता, सामाजिक जो क्रांति थी महाराष्ट्र की, वो अपने एक अलग दिशा में थी। चाहे आप गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर आप स्वतंत्रता संग्राम में चाहे जिसका नाम ले लीजिए, महात्मा फुले का नाम ले लीजिए, साहू महाराज का नाम ले लीजिए, अम्बेडकर, साहू फुले अम्बेडकर की तो बात करते हैं नेताजी, आज के नेता हमारे महाराष्ट्र के सभी नेता साहू फुले अम्बेडकर जी के नाम पे वो उनकी गाथा गाएंगे और उनको सलाम करेंगे, नमन करेंगे। लेकिन उसके अनुसार चल रहा है क्या महाराष्ट्र? वो इस तरह से जो ओबीसी और मराठाओं का जो ये संघर्ष है ना, ये आने वाले दिनों में और तेज होने वाला, और इसके बहुत बुरे परिणाम दिखाई देंगे। जो बोलते थे ना, में तो बहुत दिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इसके ओबीसी आंदोलन के पीछे है जी, और कांग्रेस और राष्ट्रवादी मराठा आंदोलन के पीछे मतलब है। की तुतारी, हाँ, राष्ट्रवादी शरद पवार की जी, ज़्यादा करके वही लोग हैं, जरांगे के पीछे हैं। मगर जरांगे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का भी पाठिंबा है और ओबीसी आंदोलन को फडणवीस का भी पाठिंबा है। तो जब शिंदे साहब का भी पाठिंबा है और फडणवीस साहब का पाठिंबा, तो आपस में सलटा क्यों नहीं रहे हैं इसको? सर, ये संघर्ष बिना महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव नहीं आएगा, ऐसा उनको लगता है। ये संघर्ष उनको जरूरी लगता है। ये बदलाव बीजेपी को भारी भी तो पड़ सकता है सर। सो रिस्क लेना पड़ रहा है। लोकसभा में भारी पड़ा है। नहीं, रिस्क ले रहे कि अभी मराठा जरांगे ने कम से कम 10-12 सीटों पे अपना असर दिखाया, 6 तो गिराने का दावा किया, मराठवाड़ा पूरा। हाँ, तो अभी वो ओबीसी के थ्रू शरद पवार और इनको शह देने की बात कर रहे हैं, उद्धव को। तो अभी ओबीसी वर्सेस मराठा लड़ाएंगे हर एक जगह। तो और शिंदे साहब की पंचायत है इसमें, जब ओबीसी और मराठा आपस में महायुति में, और मराठा चल रहे हैं महाआघाड़ी के साथ, तो उनको भी क्या करे, वो कहाँ किसके साथ जाए, उनके लिए समस्या है। तो ये दोनों की लड़ाई में आप क्या देख रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ होने वाला नहीं है। आज तो इन्होंने बिहार का भी जैसे बिहार का जो मामला आया है, उसके बाद तो महाराष्ट्र की आशाएं खत्म हुई है। सुप्रीम कोर्ट 100% खिलाफ जाने वाला है, कोई रिजर्वेशन का मामला चलने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, सगे सवेरे को दिया तो ओबीसी तो बैठे हैं उधर, रास्ते पे आ जाएंगे। अभी महाराष्ट्र में गृह युद्ध ही होने वाला है, जाति का आरक्षण को लेकर। मतलब मुसलमान हिंदू लड़ाने की कोशिश बहुत की बीजेपी ने, वो रह गए बाजू में, और ये मराठा और ओबीसी की लड़ाई हो रही है। इसमें नुकसान किसका है सर? सबका नुकसान है। फायदा किसका? अस्थिरता है। नहीं, फायदा किसका है? फायदा किसका नहीं है, फायदा भी किसका नहीं। फायदे के लिए तो फायदा जिनका है उनको लॉस का भी रिस्क है।
वो तो प्रयोग कर रहे हैं। जरांगे का प्रयोग बैकफायर हो गया है कि नहीं? शिंदे साहब ने जरांगे को बड़ा बनाया, उसको इतना महात्मा गांधी बना के रखा, जयप्रकाश नारायण बना के रखा। वो भारी किसके ऊपर पड़ा? शिंदे साहब के ऊपर ही पड़ा। महायुति की शिंदे साहब के ऊपर पड़ा, बीजेपी के ऊपर भी पड़ा। हाँ, मगर बीजेपी वाले पहले से उसके खिलाफ है जरांगे के। शिंदे साहब पहले से उसको बड़ा बना रहे। उन्होंने तो मिठाई भी खिलाई थी उसको, पैचअप हो भी गया था। और अब भी लोगों को लगता है कि जरांगे का भेजा है ही नहीं, वो ब्रेन तो शिंदे साहब का ही है। पवार साहब का भी मानते हैं ब्रेन? पवार साहब का भी हो सकता है। जैसे ही एनसीपी टूटी उसके बाद ये मराठा मुद्दा सामने आया, आपने देखा होगा। नहीं, उसका नहीं, अजित पवार का और इसका टूटने का और जरांगे का कोई संबंध नहीं। नहीं, जैसे ही एनसीपी अजित पवार टूटी, नहीं, पवार साहब ने देखा। राज ठाकरे ने 10 साल पहले आरोप किया था कि महाराष्ट्र में जातीयवाद की जो आंधी आई है उसके कारण है शरद पवार। उस समय 10 साल पहले बोला, और वो सच है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण द्वेष भी बढ़ाया किसने? ब्राह्मण द्वेष बढ़ाने वाले शरद पवार ही है। भाई, राम गणेश गडकरी का पुतला तोड़ते हैं। हाँ, जितने ब्राह्मण लोगों के संस्थान हैं, चाहे भंडारकर हो, ये हो, उसको जला देते हैं। वो करने वाले कौन है? वो सब शरद पवार की चेले चपाटे। तो उन्होंने ही महाराष्ट्र में ये किया। जितेंद्र के भाषा क्या रहती है अवार्ड अपने यहाँ? कौन बोलता है मनुवादी? उसको तो सीधा बोलना रहता है ब्राह्मणों के बारे में। उसको कहाँ मनुवादी? क्या मनु के जिंदा है क्या? उसका कोई अंश भी तक नहीं। ब्राह्मण की टारगेट करता है। तो इसका फायदा उठाने की कोशिश दोनों कर रहे हैं। ओबीसी को जगा के बीजेपी मतलब महाराष्ट्र में कोई मुद्दा ही नहीं कर रही है। नहीं, वोट बैंक अपनी कंसोलिडेट करने की कोशिश ओबीसी के थ्रू कर रही है, ये मराठा के थ्रू कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए सर और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं, यही जातिवाद मुद्दा ही रह गया। बताओ ना, कौन सा मुद्दा हो सकता है वोट बैंक के लिए जो लोगों को पसंद है? अभी लोग क्या चाहते हैं? लोग आरक्षण के मामले में सेंसिटिव है। और अभी ये जो हुआ है ना बिहार में सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तो जरांगे और चैलेंज करेंगे कि बोले वहाँ तो नहीं हुआ, आप कैसे करने वाले बताओ। शरद पवार ने भी उस दिन बोला कि कैसे करने वाला हो ये तो बताओ। बेरोजगारी इतना ज्वलंत मुद्दा है सर, बेरोजगारी जो इतना ज्वलंत मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है ये। बेरोजगारी इतना हर जात का मुद्दा है, हर समाज का मुद्दा है। आप देखिए, एक जो मंडल के खिलाफ कमंडल आंदोलन या मंडल आंदोलन हुआ था, तो कितने हजारों बच्चों ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था। आज भी इतने भावना में वश आकर मराठा समाज के बच्चे अग्नि के हवाले के या आत्महत्या कैसी को नहीं। तो ये जो बेरोजगारी है, कोई इसका मुद्दा एक अलग ही, इसका मुद्दा एकदम आरक्षण ही नहीं है। ये सबकी समझ में आना चाहिए, राजनेताओं की समझ में आना चाहिए, ये व्यवस्था की समझ में आना चाहिए कि केवल आरक्षण देना ही रोजगार को बेरोजगार को खत्म करने का मुद्दा नहीं। जैसे आपने अभी सर से पूछा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको कहूँ कि बेरोजगारी ये मुद्दा तो पॉलिटिशियन ने बनाया है, लेकिन ये जो बेरोजगारी जो उभरी है, इसका भी कहीं ना कहीं रास्ता निकलना चाहिए। और उस बेरोजगारी का रास्ता निकल गया तो ये आरक्षण का जो मामला है अपने आप थोड़ा सा थोड़ा सा कम हो जाएगा ये। और इस पर ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। इसलिए मैंने कहा कि शिंदे साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले कहा बेरोजगारी का मुद्दा हल करने के लिए सबसे पहले शिक्षा को बड़ा करना होगा। बहुत सारी चीजें, शिक्षा को, स्किल को, जारी चीजें, नई चीजें जो गली मोहल्ले में रहने वाले आम लोग हैं, उनको शिक्षा ही नहीं मिल रही ठीक से, तो वो 10वीं 12वीं के बाद आगे जाते ही नहीं, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? गली मोहल्ले की बात नहीं है, यहाँ गाँव की बात है सर। जो गांव किसान, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा रह रहा है, जो पिछड़े वर्गों का है या अगड़े वर्ग का है, तो उसको नहीं मिल रहे हैं, मौके नहीं मिल रहे हैं। आज 12वीं के बाद जब डिप्लोमा करने जाते हो, लाखों रुपए कहाँ से कौन आम आदमी लेके आएगा? वो सब पे ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी व्यवस्थाएं उसमें हैं, बहुत सारी कमियां हैं। वही तो मैंने कहा कि आरक्षण तो एक बुलबुला है, समझ लीजिए। ये बुलबुला तभी फूटेगा, ये बबल्स बनाए गए हैं तभी फूटेंगे जब भाई बेरोजगारी पर चिंतन होगा, बेरोजगारी को रोजगार के रास्ते पे बच्चों को लाया जाएगा। निराश हैं लोग। उत्तर प्रदेश का जो आप देखे हैं, अभी लोकसभा का जो लोग राशन दे रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, क्या ये रोजगार का हल करने का तरीका है? बहुत बड़ा, ये तो दबाने का तरीका है। बिल्कुल, इसको उनको दबाने का तरीका है। बेरोजगारी बढ़ गई, 80 करोड़, हाँ टेम्परेरी दबाना, लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, आप कह रहे हैं 80
करोड़ लोग गरीब बना दिए, वो आप 80 करोड़ लोगों को पंगु बना दिया है। अभी ही बीजेपी के कल एक नेता ने मांग की है, बीजेपी के ही नेता ने, कि भाई ये राशन बंद कर दो, ये फ्री वाला हिसाब किताब राशन बंद करो, पैसा भी बंद कर दो, पैसा आराम से मिल रहा है तो कौन काम नहीं करना चाहता। खटाखट राहुल गांधी ने बताइए इस तरह के बयान दिए, और अपने देश का नागरिक, अपने देश का आम आदमी जाता है, बोलते हैं ना उसके आहारी पड़ता है, मराठी में कहा जाता है त्याचा आहारी, तो उसके आहारी पड़ता है, उसको लगता है भाई ये दे देगा मुझे 1 लाख रुपया, मुझे साल का मिल जाएगा आराम से, तो कम से कम मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आप बताइए 25 करोड़ महिलाओं को, उन्होंने कहा इस देश की 25 करोड़ महिलाओं को अगर 1-1 लाख देंगे आप, तो 25 लाख करोड़ रुपए होते हैं। आपके देश का बजट ही 30-32 लाख करोड़ का है, तो बाकी आप कहां ले जाएंगे? 25 लाख करोड़ सर आप बांटेंगे? ये कैसा दिमाग है, कैसी शिक्षा है, अशिक्षा है, क्या इस देश का? लोगों ने लगा, उत्तर प्रदेश में लाइन लगा के लोग बैठे हैं कि भाई खोज रहे हैं, अरे ये क्या चल रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें मैं तो मांग करूंगा संज्ञान में लेना चाहिए, चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि भाई ये फ्री वाली जो व्यवस्था है, दिल्ली में फ्री की व्यवस्था करके देखिए केजरीवाल जी आज जेल में बैठे हुए हैं, वो उनके ऊपर 100 करोड़ का आरोप लगा, 100 करोड़ उन्होंने रिश्वत खाई। अब ये क्या चल रहा है इस देश में? ये राजनीति जो है इसकी दिशा ही बदल चुकी है मेरे हिसाब से। तो सर अभी बेरोजगारी के बारे में मेरा एक निरीक्षण है, मैं इनसे उसके ऊपर अभिप्राय चाहूंगा। लोगों को सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, उनको सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में पैसा खाने को मिलता है, और सरकारी नौकरी में पैसा खाने का प्रमाण इतना है कि 10 लाख आप देते हैं प्रवेश के लिए, तो हर साल आगे चल के आपको 10 लाख मिलते हैं। ये कैलकुलेशन रहता है। यहाँ पे अपनी एक बैंक है, वहाँ पे भर्ती हो रही थी, तो 15 लाख 20 लाख 25 लाख ले रहे थे लोग, वो डायरेक्टर अपने मित्र थे। मैं बोला इतना कैसे देते? क्लार्क का पगार कितना है? 30-40 हज़ार है समझो, 15 लाख दे रहा है। वो बोला नहीं, वो दहेज में 15 लाख ले लेते। फिर मेरा यही मानना है सर कि जो उत्तर प्रदेश बिहार में भी इसी तरह की स्थिति थी, बच्चे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते थे कि उनको IAS IPS PCS से लेकर चपरासी तक, हवलदार तक, उनको वो सरकारी नौकरी चाहिए। और इन चीजों का तो उदय जो है, लोग नहीं मिल रहे हैं सच में जी, नहीं मिल रहे हैं लोग, नहीं मिल रहे हैं खाजगी में लोगों को, लोग नहीं हैं लोग। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ये महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं थी सर, महाराष्ट्र में इस तरह से आरक्षण वाला जो मुद्दा मैं देख रहा हूँ आज बहुत तेजी से ये आग उगल रहे हैं लोग, ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ पे रोजगार थे, लोग थे, उस तरीके से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रही। ग्रामीण इलाके का जो मराठा समाज का गरीब बच्चा था या OBC का ही गरीब बच्चा था, उसको नहीं मिला है। OBC समाज क्यों इतना उबल पड़ा है? क्योंकि बड़ी संख्या है उनकी। मेरे को ऐसा लगता है कि बिहार उत्तर प्रदेश का विकास पर्याप्त हो रहा है, क्योंकि सब जगह जहाँ जहाँ पे उत्तर भारतीय थे जी, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, अभी वहाँ वो लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कम हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी फेरी वाले वगैरह में है बिल्कुल, कामगार वर्कर जो आते थे, अभी तो ये बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलने लगे, तो पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद पड़ने को आया, क्योंकि वो 90% लोग बांग्लादेशी। अभी आप बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम भी चलाएंगे, तो आएंगे कैसे? सर वो पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन वाले बम मारे। यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको कि यूपी बिहार से लेबर्स आने कम क्यों हो गए हैं, क्योंकि उनको अब फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में महीने का 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है। तो बोल रहे हैं कि हम अगर मुंबई में जाकर 10,000 नौकरी करेंगे तो भी 2,000 नहीं बचा पाएंगे, इसलिए यहाँ हम रह के जो है बिना कुछ किए 2,000 रुपया हमको बच रहा है, 2,000 रुपये में मैं घर चला सकता हूँ, राशन फ्री में मिल रहा है। ये सब भी कारण कहीं ना कहीं मानना होगा अपने को। आपकी बात से मैं आंशिक रूप से जरूर सहमत हूँ, लेकिन एक बात है कि वहाँ भी मौके उपलब्ध कराए गए हैं, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, और भी मौके प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इतने हो रहे हैं, जमीन की कीमतें बढ़ी हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने, अयोध्या है या और भी जो कॉरिडोर उन्होंने बनाए हैं व्यवसायिक कुछ कॉरिडोर, नोएडा बहुत बड़ा इलाका वहाँ का बहुत तेजी से विकसित हुआ है, गाजियाबाद क्यों आएंगे महाराष्ट्र, मेरठ विकसित हुआ है, उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। बिहार में अभी वो स्थिति नहीं है, बिहार से अभी भी बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन दिल्ली और पंजाब में हुआ है सर। यूपी में, महाराष्ट्र में कम हुआ है, लेकिन गुजरात की तरफ ज़्यादा गए हैं, सूरत की तरफ गए हैं। ऐसी स्थितियां हैं, असंतुलन अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा उसको कम करने की कोशिश जरूर हुई है 10 सालों में सरकार ने। लेकिन जो बेरोजगारी का जो वो
था एक पढ़े लिखे बेरोजगार, इनकी संख्या बिल्कुल बढ़ी है और उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। भले स्किल सेंटर खोले हैं, दुनिया भर के मुद्रा लोन और ये, उसमें कितनी समस्याएं हैं आप सब समझते हैं, जाते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने भी कहा ये महाराष्ट्र फ्री वाला मामला और जो है खासियत ऐसी है जी कि कोकण में आप कोई भी कारखाना लेने की बात करेंगे जी। तो वहाँ के लोग विरोध करते हैं और फिर बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाते हैं। हाँ भाई आप कारखाना नहीं आने देंगे, आप पोर्ट नहीं आने देंगे और आपको नौकरी भी चाहिए, ऐसे कैसे हो? मैं देखता हूं सर, आप चाहे ठीक है शरद पवार जी ने चाहे जो किया, बहुत सारी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमी, लेकिन एक चीज़ के लिए तो उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने क्षेत्र में या बारामती या आसपास का पुणे क्षेत्र में जो व्यक्ति उद्योगों के प्रति, बाकी और चीज़ों के या सहकार को लेकर जो इनके कुछ योगदान तो बिल्कुल है ना। माने जा सकते हैं और उसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध हुए। लेकिन फिलहाल जो 10 सालों में जो स्थिति बनी ना, उस जिस गति से रोजगार का होना चाहिए था, रोजगार पैदा होने चाहिए थे, उसमें काफी अरे कमी आई। देखो, धारावी को हम नरक बोलते हैं जी उसका अदानी कुछ कर रहा है जी तो उसके खिलाफ सब खड़े हैं। जी जी तो अदानी ने कल छोड़ दिया जी, तो जी। नरक नरक रहेगा, नरक रहेगा। उसका क्या नुकसान है? वो जी, जी, दुनिया जी, भर जाता है। परसों मुझे हीरानंदानी मिले थे, जी उनको मैं बोला कि आजकल यहाँ पे आपका प्रेजेंस कम लग रहा है। हाँ। वो बोला ये देश में काम करने जी लायक स्थिति हाँ, नहीं रही। ये ऐसी हम स्थितियां लोग बनी, फॉरेन में ही काम स्कीम्स करना कर रहे हैं चाहते हैं, अभी। वहाँ स्कीम करते हैं, वहाँ उनको तमाम अदानी तरह को की दुनिया खुली सुविधाएं है, मिलती हैं। वो धारावी दुनिया के खुली लिए है, क्यों पड़ेगा? क्यों 2-4 दिन परेशान? देखेगा, जी जी बोलेगा नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल, छोड़ बहुत देता सारी हूँ। चीजें इस तरह की आई हैं अभी सर, गए ना, बहुत सारी समस्याएं आ रही कोकण हैं। से कितने फैक्ट्रीज गए। आप अदानी का विरोध कर रहे हैं, अदानी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, लोगों का अपना का नुकसान हो रहा है, लोगों का ये नुकसान हो नीट रहा है। परीक्षा के बारे में क्या सोचते हैं आप? वो एक मुद्दा रहेगा। नीट तो बहुत गंभीर समस्या है इस देश की साहब। मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का हारने का एक कारण मैं अपने अनुभव से या अपने भांजे का अनुभव मैं बता रहा हूँ। हम वो ब्राह्मण समाज से आता है, सालों उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। इस बार उन्होंने साइकिल को वोट दिया, मतलब उन्होंने कहा कि मामा जी ये हमारे मुख्यमंत्री जो हैं कहते हैं अलग हैं, बिल्कुल उन्होंने किया, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इनको गाड़ दूंगा, ये गाड़ दूंगा, लेकिन 5-5, 6-6 बार पेपर लीक होते हैं और मुख्यमंत्री महोदय उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। वो माफिया और को, आप जान लीजिए, पेपर करते। माफिया के लिए कुछ नहीं कर, आप जान लीजिए जब एक बच्चे को परेशानी होती है तो उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है सर। आज ये 22 लाख बच्चे जो नीट में बैठे थे, वो 22 लाख बच्चे नहीं, 22 लाख परिवार हैं। आप सोचिए, 2-5 करोड़ लोग हो गए। हाँ जी, उससे 2 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। तो ये जो मुद्दा है ना, ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं और इन मुद्दों को समय पर हल करना चाहिए। ये सरकार का काम है, ये व्यवस्था का काम है, प्रशासन का काम है। पहले तो नीट में कुछ हुआ ही नहीं बोल रहे थे। जी अब बाद में बोले कि हाँ कुछ हुआ है। अब धीरे धीरे सारी चीजें और अभी तो कैंसिल करने तक आ गए। कैंसिल करने आ गए। नहीं था तो उन्होंने कैंसिल ग्रेस क्यों मार्क किया? देना शुरू किया। ग्रेस मार्क कहीं आज वो तक भी एक नीट में स्कैम हो गया। व्यवस्था ही नहीं थी, वो भी एक नया स्कैम है ग्रेस मार्क। इससे क्या है, लोगों में असंतोष को बढ़ावा मिल रहा है, बच्चों में असंतोष को बढ़ावा मिल रहा है। जो वोटिंग के लिए आई है, जी वो खिलाफ जाएगी, वो बिल्कुल खिलाफ जाएगी। उसके मन में जो है विश्वास महाराष्ट्र में नहीं। भी नीट क्यों? महाराष्ट्र में हर एक परीक्षा का पेपर पहले भी था, पहले अच्छे जैसे महाराष्ट्र में दिखाते हैं कि उनको सप्लाई कर रहे। जी सबसे बड़ी चीज सरकार ने केंद्रीकरण किया था, लेकिन आज भी सर आपको एक बात बता दूं, जो जिस राज्य का डोमिसाइल होता है 85% सीटें उसी को मिलती हैं। सिर्फ 15% सीटें जो हैं नीट की, जो 15% होता है, वो 15% बच्चा ऑल इंडिया रैंक पे आता है और ऑल इंडिया में उसको मेडिकल कॉलेजों में, जबकि 85% जैसे महाराष्ट्र का 85% बच्चा है ना, तो 85 उसके महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजों पर उसी 85% के बच्चे को मिलेगा जिसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। तो मैं कहता हूं उस नीट को लेने की क्या आवश्यकता है? फिर एमएससीटी जैसे पहले चलता था उसी तरह इन्होंने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की कोशिश की। वो पारदर्शी बनाने की बजाय वो और भी बिगड़ गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो कुल मिला के जो एक हाँ या नाम है, इनको पूछूंगा आज, अपने मेहमान है वो। महाराष्ट्र में अगली सरकार महागठबंधन की होगी या महायुति? बहुत गंभीर सवाल। देखिए ये बहुत, इस पे बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग ने इतनी चर्चा की कि बहुत सारे दांव पेच खेले जा रहे हैं और ये दांव पेच की ही सरकार होगी, कोई भी सरकार आए सर, और दांव दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूं इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है माननीय शरद चंद्र पवार जी की होगी। शरद चंद्र पवार अगर
इधर से उधर न हुए, अगर उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली तो ये जो सरकार आसान नहीं होगा। ये सरकार इस दोनों अपनी तरह से, जैसे आपने रिजल्ट देखा, हालांकि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा के चुनाव उस तरह रिजल्ट उस तरीके के नहीं होंगे, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। लेकिन इसमें शरद चंद्र पवार जी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ उद्धव जी जिस तरह से एक तरफ भागेंगे और कांग्रेस एक तरफ भागेगी, और उसमें बड़ा प्रयास भी होगा कि उद्धव और कांग्रेस एक साथ न आए, और वो दोनों में अंदर अंदर इच्छा भी नेताओं में चल रही है, वो स्वाभाविक है। लेकिन अगर शरद चंद्र पवार चाहेंगे तो ये दोनों पार्टियां, शरद पवार दोनों हाथ से दोनों, शरद हाँ। पवार चाहेंगे तो वो बीजेपी के साथ भी जाते। बीजेपी नहीं, वो उसमें तो क्या है? वो आपकी जो आपका अंदाजा है वो तो ठीक है, वो वो भी हवामान है। हवामान वो का, बोलेंगे सुप्रिया सुळे को मुख्यमंत्री हाँ, करो, वो हवामान है, वो आपकी अपनी सुप्रिया सुळे को अपना- मुख्यमंत्री करो, वो आपका अपना मैं देता हूं अध्ययन है, सपोर्ट। अध्ययन है। मेरा क्या ये अंदाजा ये है हाँ। कि 2019 की तरह जो है 2024 में सबके खिड़की दरवाजे खुले हो जाएंगे, कौन किसकी तरफ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। यस 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 बिल्कुल। हम ये महाविकास जो है महायुति दोनों मिलके सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से 2019 में हुआ था कि उद्धव ठाकरे लड़े थे बीजेपी के साथ और सरकार बनाया कांग्रेस एनसीपी के साथ, तो 2024 में कुछ कहा नहीं जा सकता। पोल तो जनता को मूर्ख बनाने का जो भी वो करना चाहे वो करें, लेकिन मैं बिफोर पोल की बात कर रहा हूं। जैसे कि अगर साथ में ये लड़े, अगर महायुति और महाविकास आघाड़ी, तो निश्चित रूप से उसमें शरद पवार जी की बड़ी भूमिका होगी अगर लड़े। और मेरे ख्याल से अब आने वाले दिन में ऐसा होना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ अलायंस लड़ते हो तो आप तोड़ नहीं सकते हो। ये कड़ा कानून लाना चाहिए, पक्षांतर लाना चाहिए। कानून कैसे है? हाँ, ये ऐसा चीज नहीं मुझे कानून लग हो रही सकता है कि भाई। हो सकता है मन नहीं, से ये तो आप प्रमुख जो हैं फ्रीडम अपनी के भूमिका लिए ये बनाएं, करेंगे। और मन से प्रमुख जो हैं, और आप बोलेंगे जिंदगी भर बंदे रहो, भाई घटस्फोट तो हस्बैंड वाइफ में होता है। अगर साथ में चुनाव लड़ रहे हो, साथ में साथ में शादी किए फिर भी घटस्फोट होता है। ये व्यवस्था है, हाँ। ये व्यवस्था ऐसा- है, ऐसा सख्ती नहीं प्राकृतिक कर है। सकते। इस तरीके का आप राज ठाकरे 19 में गाली देता था, अभी जी, वो आज अलग ही बात कर रहा है। आज फिर बोल रहे हैं चुनाव के समय अलग हो जाओ, मतलब आपस में साथ में मतलब अलग अलग लड़ो ना। ऐसा नहीं ऐसा नहीं साथ होता। में लड़के साथ में लोग जीतेंगे, यही तो जीतने के बाद लोकतंत्र हार है। आएंगे। हाँ, यही तो बोलते ये हैं ना, रणनीति यही फिर क्या, विश्वास राजनीति है। क्या रहेगी? रणनीति राजनीति यही नीतीश है। कुमार को हाँ, आपने उसके साथ हाँ। भी मुख्यमंत्री रखा, अपने साथ भी रखा। जी। ये इसमें सबसे ज्यादा पंचायत बीजेपी की होगी, सबसे ज्यादा बीजेपी भी एक कभी नहीं करेगी। और बीजेपी इसका फैसला सबसे तो ज्यादा देखिए, तोड़ती है। मैं समझता हूँ कि जनता भ्रम में रही है, जनता भ्रम में रहेगी। हाँ। जनता को भ्रम में रखना ही है इनको रखना है। और जनता बोलते हैं ना, ये भ्रम भी और सदा जनता भी फलते जनता रहना जो चाहिए। है ना, वो जब 2005 का 1000 के नोट पर पर्सन लेते हैं तो जी। उनको भी अधिकार नहीं रहता है। हाँ, ये अटल जी की वो 50-50 कविता मैंने करोड़ बांटने हुए आपने भी देखा है ना, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा में। सर- तो गए कहाँ वो गए मतदाता के पास, जिसने अपना वोट बेचा, उसको अधिकार नहीं है। राजनीति के सर अजात शत्रु थे अटल बिहारी वाजपेयी हाँ। जी, कालजयी कवि भी थे वो। उनकी वही कविता है, जो कल थे आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। उनके होने न होने का सिलसिला चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, यह भ्रम भी सदा पलता रहेगा। क्या बात है। इसी विषय के साथ हम यहाँ समापन करते हैं। आपको कैसी लगी हमारी आज की चर्चा? आज के जो है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए, ऐसी विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा बात। साथ में बैठ के बोलना। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।